प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेसन फर्स्ट किया अर्थशास्त्र का परिचय एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व के सब टॉपिक सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सांख्यिकी मीन्स संख्या। आओ हम सांख्यिकी को स्पष्ट करने के लिए एक आसान सा उदाहरण लें। मान लो किसी सरकारी विद्यालय में जमा 1 के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों का 10वीं में प्राप्त अंकों का प्रतिशत निम्न तालिका में दिया गया है। इस तालिका में दिखाया गया है विद्यार्थी ए के 10वीं में 82%, विद्यार्थी बी के 59%, सी के 72%, डी के 80%, ई के 51% अंक प्राप्त हुए हैं। और इस प्रकार से इस सारणी से हमें 5 बच्चों की उपलब्धि का स्तर पता चल रहा है। बच्चों, विद्यार्थियों के अंकों की इस प्रतिशतता से हमें उनके समूह की उपलब्धियों के बारे में पता चल रहा है। अर्थात यह एक उदाहरण सांख्यिकी का उदाहरण है। और एक और उदाहरण हम और लेते हैं जिससे कि हम सांख्यिकी का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। जैसे भारत में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय दैट इज पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वर्ष 2019-20 में लगभग ₹1,14,000 रही है। अर्थात इन आंकड़ों से भी हमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक औसत आय का अनुमान लगता है। बच्चों, यह भी सांख्यिकी का एक उदाहरण है। आप अपने आप भी इस तरह के अनेकों उदाहरण देख सकते हैं। ऐसे उदाहरणों से हमें किसी समूह के बारे में पता चलता है। बच्चों, सांख्यिकी की जो परिभाषा है उसको हम सबसे आसान शब्दों में यूं कह सकते हैं, तथ्यों को संख्या के रूप में व्यक्त करना, दैट इज फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहली परिभाषा एक वचन के रूप में और दूसरी परिभाषा बहुवचन के रूप में। बच्चों, एक वचन के रूप में सांख्यिकी को आंकड़ों का विज्ञान कहा गया है। अर्थात सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है। अर्थात आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन करना ही सांख्यिकी है। बच्चों, इस परिभाषा के अनुसार सांख्यिकी की 5 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 संकलन, कलेक्शन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, विश्लेषण, एनालिसिस एंड 5वां इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। और साथ में बच्चों, आप यही सीख लेंगे कि जब आंकड़े संकलित करने होते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 विधियां होती है, संगणना विधि और निर्देशन विधि। बच्चों, आंकड़ों का समूह बहुत बड़ा होता है जिन्हें सहज ही समझना आसान
नहीं होता है। इसलिए उन आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए विन्यास और मिलान रेखाएं बनाई जाती है। उसके बाद जब हम आंकड़ों को वर्गीकृत कर लेते हैं, समानता और असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट लेते हैं, तो उसके बाद आंकड़ों को आसान करने के लिए, समझने को आसान अगर बनाने हैं, तो उनका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आंकड़ों को तालिका, ग्राफ और रेखा चित्रों द्वारा दर्शाया जाता है। इससे आंकड़े समझने आसान हो जाते हैं। बच्चों, आंकड़ों को विश्लेषित किया जाता है चौथी अवस्था में, जिसके कारण हम आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाते हैं। इसके लिए हमारे पास उपयुक्त विधियां औसत और प्रतिशत की होती है और अंत में आंकड़ों का निर्वचन किया जाता है। इस अवस्था में आंकड़ों में संबंध और आंकड़ों का विस्तार और उसकी माप का पता लगाया जाता है, जिसके लिए सहसंबंध जैसे अनेक सांख्यिकीय माप का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी समूह के बारे में सूचनाओं को प्रकट करती है, अर्थात ऐसे आंकड़े जो हमें किसी समूह की विशेषताओं के बारे में बताते हो, उन्हें हम सांख्यिकीय आंकड़े कहते हैं। एक आसान सा उदाहरण बच्चों आपकी कक्षा का ही मान लीजिए कि किसी सरकारी विद्यालय में जमा 1 और जमा 2 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सारणी के अनुसार जमा 1 में 80 विद्यार्थी और जमा 2 में 75 विद्यार्थी अध्ययनरत है, अर्थात दोनों कक्षाओं में 155 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यहाँ पे हमें न केवल कुल विद्यार्थियों की संख्या का पता चल रहा है, बल्कि कक्षावार भी हमें ये पता लग रहा है कि कितने विद्यार्थी जमा 1 में अध्ययनरत है और कितने विद्यार्थी जमा 2 कक्षा में अध्ययनरत है। बच्चों, इंग्लिश में भी इन इंग्लिश सांख्यिकी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बच्चों, स्टैटिस्टिक्स वर्ड लैटिनी वर्ड है जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट, अर्थात सरकार द्वारा अपने विकास संबंधी कार्य करने के लिए जो सूचनाएं छापी जाती है उन्हें स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बच्चों, अब हम सांख्यिकी अथवा सांख्यिकीय आंकड़ों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा हमें किसी समूह की जानकारी मिलती है, अर्थात आंकड़ों के समूह की विशेषताओं को प्रकट करना उसकी पहली विशेषता होती है। और नंबर 2, सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा आर्थिक तथ्य की विशेषताओं को संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि किसी आर्थिक तथ्य की परिमाणात्मक प्रस्तुति होती है। इसमें हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे भारत में मृत्यु दर, जन्म दर इतना प्रतिशत है, जिससे कि हमें उसका पता चलता है। और तीसरी विशेषता आती है, आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास मांग संबंधी आंकड़े हैं। बच्चों, मांग जो है न केवल कीमत पर निर्भर करती है, बल्कि उपभोक्ता की आय, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें इत्यादि अनेक तत्वों में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। नंबर 4, आंकड़े किसी पूर्व निश्चित
उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपके गांव में यदि शिक्षा संबंधी आंकड़े परिवार से एकत्रित की जाए तो वहां पे उद्देश्य होगा कि इस गांव में कितने लोग शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। बच्चों, आप ये भांप गए होंगे कि हमारा विषय तो अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थशास्त्र में हम सांख्यिकी विषय का अध्ययन क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस नंबर 1 है कि सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जो आर्थिक तथ्यों को परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त करता है। क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, अतः उन्हें संख्या के रूप में अध्ययन करना आसान हो जाता है। नंबर 2, तथ्यों की अंतरक्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलना करना भी सांख्यिकी से आसान हो जाता है। नंबर 3, आंकड़ों के समूह में कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जिसकी सहायता से विभिन्न आर्थिक चरों के कारण और परिणाम का संबंध ज्ञात किया जाता है। नंबर 4, सांख्यिकी के द्वारा अर्थशास्त्री आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। नंबर 5, सांख्यिकी के ज्ञान द्वारा अर्थशास्त्री आर्थिक भविष्यवाणी भी करते हैं। बच्चों, अब हमारा अंतिम प्रश्न है, सांख्यिकी की सीमाएं। इस विषय की कौन कौन सी कमियां हैं। नंबर 1, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन कर सकता है। गुणात्मक तथ्य जैसे ईमानदारी, सुंदरता इत्यादि का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, किसी विशेष इकाई का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। केवल समूह का ही अध्ययन सांख्यिकी से किया जा सकता है। नंबर 3, विद्यार्थियों, सांख्यिकी के परिणाम केवल औसत रूप से ही सत्य होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं। नंबर 4, आंकड़ों का प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, अयोग्य मनुष्य नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ के अंत में अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी की अविश्वसनीयता क्या होती है। व्हाट इज डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, सांख्यिकी के परिणाम केवल औसत रूप से ही सत्य होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं। किसी श्रृंखला के केंद्रीय प्रवृत्ति को औसत से दर्शाया जाता है, श्रृंखला के सभी मानों को प्रदर्शित नहीं करता है। कई बार गलत निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। इसे सांख्यिकी की अविश्वसनीयता कहते हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, एक ही अनुसंधान के संबंध में विभिन्न आंकड़े प्राप्त होना। नंबर 2, पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को बदला जा सकता है। नंबर 3, आंकड़ों के संकलन में पक्षपात की संभावना रहती है। बच्चों, आंकड़ों की अविश्वसनीयता को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके क्या उपाय है। नंबर 1, अनुसंधानकर्ता को पक्षपात रहित होना चाहिए। नंबर 2, आंकड़ों का आकार बड़ा होना चाहिए। नंबर 3, आंकड़ों में एकरूपता और जातीयता होनी चाहिए। नंबर 4, सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिससे गलतियों की संभावना कम हो जाती है। बच्चों, तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको इसमें लर्न करना है। कोई डाउट्स हो तो आप बताएं। थैंक्स।